हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग सीरीज में अभी हम जो है एक पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो उसके कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर होगा। आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो जो है वो आपको इस तरीके से हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर का जो मैंने टॉपिक रखा है वो है फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली में ये उसके लिए जो बिगिनर है, जिसने अभी अभी पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया है और वो पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को जब देखता है तो इसमें कई सारे आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल के सब क्लास, इस तरीके से चीज़ें आती हैं और उसे समझ में नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंथ और ब्रेथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इनके क्या क्या मीनिंग है। तो मैं जो है बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ ना कि इसमें आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो पहले कैसे उसे समझना शुरू करें। आप टोटल डिटेलिंग के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि आपको टोटल माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पहली बार में पढ़ना है। इसीलिए मैंने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसमें आपको पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं जो है जो बाद के अपने लेक्चर होंगे उसमें जो है आपको आर्टिकल की डिटेलिंग धीरे धीरे शुरू करेंगे। जैसे हर एक सब्जेक्ट आपको नया होता है। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट ग्रुप का है जिसने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है और वो केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करे तो उसके लिए वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा कि कितने सारे फार्मूले कितने वो हैं। लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएट जो केमिस्ट्री में, उसके लिए वो सब बहुत इजी होते हैं क्योंकि वो उसका यूज टू हो चुका है। इसी तरीके से बिल्कुल एक पॉलिटी जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है उसके लिए पॉलिटी बहुत कूल सब्जेक्ट होता है, उसे उसमें मज़ा आती है क्योंकि उसको बेसिक समझ में आने लगता है। लेकिन एक जो बिगिनर्स है उसको यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस बिगिनर्स को ध्यान में रख के इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और इसमें जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको फ्रेमवर्क पे देखते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें कुछ डेटा और फैक्ट हैं वो आपको बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। मैंने भी रिपीटेशन के लिए बस बोल दिया है, इसको मिनिमम आप इतना याद करेंगे। मेरे इस लेक्चर का मतलब मिनिमम आप इतना ज़रूर याद रखेंगे, तब ये बात आपको बेहतर समझ में आएगी। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, बट एक मिनिमम होना चाहिए जिससे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना शुरू हो। तो जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 12 शेड्यूल हैं और 395 आर्टिकल हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके ना 22 पार्ट हैं, ये जो है ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर की तरह हैं, इतने पार्ट में है, ठीक है। उनमें जो है इस जैसे एक पार्ट में ये जो आर्टिकल है वो उनके टॉपिक को है। जैसे कोई एक चैप्टर होता है बुक में तो उसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं जो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आप कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई आर्ट का ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कोई भी चैप्टर का नेम होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसके सब टॉपिक हैं, ठीक है। इस टाइप का अरेंजमेंट यहाँ किया गया है। शेड्यूल को मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है कैसे। देखिए, जैसे ये हमारा फ्रेमवर्क है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको यहाँ समझने के लिए इसमें ये डिफरेंट पार्ट हैं। जैसे ये देखिए, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो जो पार्ट 1 है इस तरीके से टोटल जो पार्ट है ना, तो लास्ट पार्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। लास्ट जो इसका पार्ट है ये है 22, ठीक है। बट मैंने सिर्फ उन पार्ट को हाईलाइट किया है जो आपको जानना जरूरी है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पहले इन पे कमांड करिए, बाकी जो छूट जा रहा है, बाकी जो रह जा रहा है वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। एक साथ ही सब पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए इसमें भी मैं बताता हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे जो पार्ट 1 है इसका जो टॉपिक है, मतलब ये समझ लीजिए चैप्टर का नेम है, ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसे इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, कम बेस ऐसा ही है। तो जब आप पॉलिटी में आते हैं तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको समझाया था
कि ये हमारा एक स्टेट है, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट, ठीक है, एक पॉलिटिकल स्टेट है। तो स्टेट की एक फिक्स जियोग्राफी होगी, जैसे ये जियोग्राफी जो आपको मैप पे दिखती है, तो जो मैप पे जियोग्राफी दिखती है उसको डिफाइन करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो इसमें वेल डिफाइन होना चाहिए कि एक्चुअल में किस चीज़ को आप इंडिया बोलते हैं। तो इसीलिए जो पार्ट फर्स्ट है ना, तो सबसे पहले जब आप कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी कंट्री का होगा, किसी स्टेट का होगा। जैसे मैंने बोला था हमारा जो स्टेट है ये सब मॉडर्न नेशन स्टेट ये कहलाते हैं, इनको नेशन स्टेट बोला जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय राज्य हिंदी में बोलते हैं, राष्ट्रीय राज्य, ठीक है। ये नेशन और नेशनलिज्म क्या है वो मैं अलग कभी बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट इसको जानिए कि ये मॉडर्न नेशन स्टेट है। तो इस नेशन स्टेट में जो इसके बाउंड्री है उस नेशन को डिफाइन करने वाली उन चीज़ों को बताने के लिए पार्ट 1 में ये 4 जो है इसके सब टॉपिक है। जैसे मेन हेडिंग है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो हम इंडिया को जो हमारा जो है, जैसे आप पढ़ेंगे तो बुक में लाइनें होंगी, इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, इंडिया ही भारत है और वो यूनियन है स्टेट का, ठीक है। इसमें यूनियन ऑफ स्टेट हैं, इसके बहुत सारे, इसमें जैसे इसके बहुत सारे यहाँ पे स्टेट हैं जो इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इन स्टेट का इसे यूनियन बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि हमारे पास जियोग्राफी हो गई, जैसे मैंने स्टेट क्राफ्ट में बताया था ना कि यहाँ पे एक फिक्स जियोग्राफी होगी, बट जियोग्राफी से कोई देश नहीं बनता है, जियोग्राफी से कोई नेशन नहीं बनता है। सिर्फ कोई, जैसे चांद पे भी तो जियोग्राफी है, अगर आप मून पे जाएं तो जमीन वहाँ भी है, बट कोई लोग नहीं है, ठीक है। जब लोग नहीं है तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, और पॉलिटिक्स नहीं होगी तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ही कहाँ है, ठीक है। जहाँ पे कोई आबादी, कोई आबाद होता हो, मतलब कोई पॉपुलेशन रहती हो, तभी तब उसे आप एक नेशन मानते हैं। तो हमारे यहाँ जो नेशन का पॉलिटिकल साइंस में मतलब है जियोग्राफी जिससे एसोसिएटेड पॉपुलेशन हो। इस वजह से आप देखिए जो पॉपुलेशन होगी वो कौन सी होगी, तो मैंने आपको समझाया था जो मॉडर्न स्टेट है उसमें ऐसा नहीं कि राजा और प्रजा, किंग और उसका सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, बल्कि आज जो है हमने क्या किया है कि जो 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 उसके पार्टिसिपेटरी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पावरफुल हालत में है, उनको जो है हमने राइट बाउंड कर दिया है, उनको राइट दे दिए हैं। जैसे राजा की जो प्रजा होती तो उसको कोई राइट वाइट नहीं होता था, जब चाहे राजा उन्हें भगा दे, है ना, उन पे परसिक्यूशन कर सकता था। आज आपके गवर्नमेंट कोई परसिक्यूशन अगर आपके ऊपर करती है, किसी तरीके से आपको परेशान करती है, तो आपके पास राइट, आप कोर्ट जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ कि पहले हमने बाउंड्री बताई कि हमारा देश क्या है, ठीक है, हमारा नेशन क्या है, फिर उसको लोग क्या है। तो सेकंड में देखिए सब्जेक्ट रखा गया, इसीलिए सिटीजनशिप। पहले ये ज़मीन हो गई और ज़मीन में रहने वाले लोग, तो यहाँ पे सिटीजनशिप एक कॉन्सेप्ट आता है कि कौन से लोग भारत के लोग हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, था नहीं है। जैसे मैं जो आपको सीरीज बता रहा था जिसमें मैं आपको बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था, उसके नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा इस सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए आप फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके अगर एग्जांपल लें तो कौन से लोग अमेरिकन हैं, ठीक है। तो अमेरिकन ज़मीन के जो वास्तव में जो लोग अमेरिकन थे, जो ओरिजिनल लोग थे, वो तो अब बहुत नेग्लिजिबल हैं। वहाँ ज़्यादातर लोग माइग्रेट करके आए हैं, वो ज़्यादातर यूरोप से गए लोग हैं, वो इटालियन हैं, आयरिश हैं, है ना, बहुत सारी पॉपुलेशन जो वहाँ माइग्रेट करके गई। आज उन सब का मिला जुला एक हेट्रोजीनस फार्म को अमेरिकन बोला जाता है। तो उन सब को उन्होंने सिटीजनशिप प्रोवाइड की है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ भी इंडियन कौन है, किसको इंडियन बोला जाएगा, किसको इंडियन होने के लिए उसके सिटीजनशिप राइट दिए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें, उन सब बातों की डिटेलिंग जो की गई है वो इस सिटीजनशिप वाले चैप्टर में की गई है। अब इस चैप्टर के 5 सब टॉपिक हैं, यहाँ देखिए आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11,
मतलब इन आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल ना एक स्टैंजा की तरह है, एक पैराग्राफ की तरह है, जिनमें कोडिफाइड किया जाता है। जैसे लॉ में क्या बात है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि इसमें जनरल लाइफ के वर्ड नहीं यूज किए जाते हैं। इसमें जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किए जाते हैं, चाहे आप हिंदी में पढ़े चाहे आप इंग्लिश में पढ़े। ऐसा इसलिए होता है कि अगर वर्ड में कोई कमी रह जाएगी तो उसका फ़ायदा उठा के, उसे लूप होल बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा के कोई भी लीगल क्लेम कर सकता है। इसलिए उसमें कम से कम गलतियां हों, इसलिए उसको जो है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उसे बनाया जाता है। अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप जो है, जैसे आप जो है 10+2 के बाद ही इसे देख रहे होंगे, आफ्टर ग्रेजुएशन भी देख रहे होंगे, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, तो जाहिर सी बात है जिस भी मीडियम में पढ़ते हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश, आपने सो मेनी ईयर यू हैव स्पेंट विथ योर लैंग्वेज, है ना, ये योर मीडियम ऑफ लैंग्वेज। आपने बहुत सारे साल जो उस लैंग्वेज के साथ आपने स्पेंड किए हैं, तो वो ऐसा मान के चलते हैं कि आपको लैंग्वेज पे कुछ कमांड हो गई है। अगर नहीं हुई है तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो जाएगी, वो घबराने की बात नहीं है। कोई भी बिगिनर्स को बिल्कुल याद नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए, अभी आप बेसिक को जस्ट समझिए। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड यहाँ पे पार्ट है, ये सिटीजनशिप की बात करता है। तो ज़मीन हो गई, उसके लोग हो गए। तीसरी बात क्या है, तो आप देखिए मॉडर्न नेशन स्टेट बना रहे हैं, तो ये जो लोग हैं, ये यहाँ वो राजा और उसकी प्रजा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, किंग और उसका सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो ज़्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, थर्ड पार्ट में हमने सबसे पहले जो इस इंडिया, जो भारत के लोग हैं, उन भारत के लोगों के राइट को डिसाइड किया, जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है फंडामेंटल राइट। और ये जो है इनके सब टॉपिक, ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं। इन्हें जो है यहाँ पे मेंशन किया कि ये भारत के जो लोग हैं, उन भारत के लोगों को कौन से फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि अभी देखिए यहाँ गवर्नमेंट नहीं बनी, जब लोग हो गए और लोगों के पास राइट है तो इनकी गवर्नमेंट भी बनेगी, और जब इनकी गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट इन राइट को कभी भी एब्रोगेट नहीं कर सकती है। एब्रोगेट का मतलब कभी हटा नहीं सकती है, कभी इन राइट को ब्रीच नहीं कर सकती है। ये सब टर्म यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के इन टर्म को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि तभी आप इसके हैबिचुअल होंगे। अगर आपका मीडियम चाहे भले हिंदी हो, लेकिन आप इंग्लिश के कुछ बेसिक टर्म जानिए, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आज जो मटेरियल है वो हिंदी में ना होके वो इंग्लिश में प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स है, मतलब फंडामेंटल राइट इस सिटीजन को मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये जो इसकी ज़मीन हो गई, ज्योग्राफी हो गई, उसमें नागरिक हो गए, सिटीजन को बोलते हैं नागरिक हिंदी में, और उन नागरिकों के ये जो है मूलभूत उनके अधिकार हो गए। फंडामेंटल राइट को मूलभूत अधिकार बोलते हैं। फिर पार्ट 4 में DPSP है, ठीक है। फंडामेंटल, ये जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं ना, तो ये उनका इम्पोर्टेंस भी बता रहा है। कभी कभी कुछ एग्जाम में जस्ट यही पूछा जाता है, इनका जो सीक्वेंस है। तो आप देखिए DPSP का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव्स हैं, गाइडलाइन हैं जो दिए गए हैं स्टेट के पॉलिसी के लिए। जो स्टेट यहाँ आएगा वो स्टेट को इन डायरेक्टिव में अपने पॉलिसी बनाने हैं। मतलब कुछ डायरेक्टिव दी गई हैं कि अगर आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी में ये चीज़ होना चाहिए। जैसे आप जो है अगर सरकारी खजाने का पैसा खर्च करेंगे, तो जैसे इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, जैसा मैंने आपको प्रियम्बल वाले में बताया था, तो वो वेलफेयर स्टेट की बातें DPSP में मेंशन है। तो आप जो कोई पॉलिसी बनाएं तो उसमें ये डायरेक्टिव दिखनी चाहिए। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए इसे पार्ट 4 में रखा गया। फिर देखिए ये हो गया पार्ट 4। फिर इसके बाद ये है पार्ट 4A, इसको जोड़ा गया है। ये जो कैपिटल A होता है ना, कोई अल्फ़ाबेट, वो अमेंडमेंट से आता। अगर ये स्मॉल होता ना तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ये आप जान लीजिए। तो ये पार्ट 4 कैपिटल A है। यहाँ पे भी देखिए ये 51
कैपिटल ए है, इसका मतलब ये अमेंडमेंट से है। जब भी कैपिटल में रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये अमेंड होके आ जाए, ये ओरिजिनल में नहीं था, इसे जोड़ा गया, इसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। एक डिबेट शुरू हो गई थी कि अगर सिटीजन को राइट है, ठीक है, और गवर्नमेंट को डायरेक्टिव है, तो क्या सिटीजन ड्यूटी बाउंड नहीं होना चाहिए, क्या उसे ड्यूटी नहीं देनी चाहिए? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1977 में इसको जो है ऐड किया गया और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाता है, ठीक है। इसका आर्टिकल 51A है, इसमें सब आर्टिकल हैं A to K, स्मॉल a to K, ठीक है, यहाँ तक हैं, मतलब 10-11 इसके टोटल, और वो इस आर्टिकल के सब आर्टिकल हैं, सब क्लाज। अब देखिए नेक्स्ट वन है, अभी तक क्या बना ये कंट्री है, उसकी जियोग्राफी डिसाइड हो गई, उसके नागरिक कौन है वो डिसाइड हो गए, नागरिक कौन लोग होंगे वो डिसाइड हो गए, उन नागरिकों के राइट क्या होंगे वो डिसाइड हो गए, जो सरकार होगी उसकी पॉलिसी क्या होगी, और नागरिकों के ड्यूटीज कर्तव्य क्या होंगे वो डिसाइड हो गए। नेक्स्ट वन है वो क्या है यहाँ पे, द यूनियन। अब गवर्नमेंट की बात होती है, यहाँ से पहली बार गवर्नमेंट बनती है, इसीलिए देखिए इस सीक्वेंस का मतलब है देश पहले है, नागरिक उसके बाद है, नागरिकों का कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार उसके बाद है, स्टेट का कर्तव्य उसके बाद है, नागरिकों का कर्तव्य उसके बाद है, उसके बाद गवर्नमेंट है। लेकिन लोग जनरली ये समझते हैं कि गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को 5th पोजीशन पे रखा गया है, सबसे नीचे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो लोगों ने ही बनाया है ना, डेमोक्रेसी में उसमें भी 2 तरीके की गवर्नमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिया गया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। जैसे हमारे यहाँ जो है अभी तो 3 टायर की वो है, जैसे ये देखिए ये डिफरेंट स्टेट हैं, ठीक है, जैसे मैं इसके नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये जो है डिफरेंट स्टेट हैं, ये बहुत एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, फेडरलिज्म का ये मतलब होता है, फेडरलिज्म फेडरल या इसको संघवाद बोलते हैं, फेडरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं संघवाद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये एक यूनिट है, ये स्टेट है, मान लीजिए ये जो है राजस्थान स्टेट है, तो यहाँ एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी, ये स्टेट यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट है, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी और एक पूरे देश की गवर्नमेंट होगी, तो जिसको फेडरल गवर्नमेंट या फिर हमारे यहाँ बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी और उनको क्या क्या चीज़ें, उनकी गवर्नमेंट कैसे बनेंगे, उन सब का डिटेलिंग दिया गया है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये फेडरल एलिमेंट है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये पार्ट 5 जो है ये यूनियन गवर्नमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। अब इस यूनियन गवर्नमेंट में अगर इसके सब पार्ट में आप जाएंगे ना, इसके अंदर क्या है, तो इस यूनियन गवर्नमेंट में जैसे कौन कौन है, गवर्नमेंट का हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद जो है कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उसके अंदर पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में जो है राज्यसभा, लोकसभा, अभी मैं बताता हूँ उसे, ठीक है, वो सारी डिटेलिंग होगी, मैं बताता हूँ इसे, ये ज़रूरी चीज़ है, इसे आपको समझाता हूँ। एक बार इनकी ओवरव्यू ले लेते हैं तब, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कैग और फिर इसके बाद जुडिशरी, यानी कि इस यूनियन गवर्नमेंट में इसके तीनों पोर्शन,
जो गवर्नमेंट के पोर्शन होते हैं, ये बात आपको याद रखनी, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या आता है, उसमें सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद उसमें आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और उसके बाद जो है जितने जितने आईएएस अधिकारी हैं ये सब आते हैं, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ डिटेलिंग दी गई है। बेसिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो इलेक्शन से आते हैं उनको पॉलिटिकल बोलते हैं। लेजिस्लेटिव में जो लॉ मेकिंग बॉडी है, तो हमारे यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी जो है दो सदन होते हैं, उसे बाई कैमरल बोलते हैं, तो उनकी डिटेलिंग दी गई है, राज्यसभा और लोकसभा। और जुडिशरी में 3 पोर्शन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, उनकी डिटेलिंग दी गई है। उनके बीच क्या रिलेशन है वो सब डिटेलिंग दी गई है। तो यहाँ यूनियन गवर्नमेंट की डिटेलिंग है कि पूरे भारत में कौन सी सरकार काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है कि अगला चीज क्या है कि स्टेट बन गए। पूरे इंडिया यूनियन में बहुत सारे स्टेट है, इसके सब यूनिट, तो उन स्टेट में कैसे गवर्नमेंट है उसको फिर इसी तरीके से बताया गया है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ये जो है पार्ट 7, जब कभी रिपील लिखा होता है तो इसका मतलब है इसे ओमिट कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। जब लॉ को वापस लिया जाता है तो उसे बोला जाता है रिपील, ठीक है। तो रिपील का मतलब ये पार्ट पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था बट ये अब इसे हटा दिया गया है, ठीक है। फिर ये देखिए पार्ट 8 है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी को मेंशन किया गया है। तो स्टेट के अलावा ये जो स्टेट हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ यूनियन टेरिटरी भी होती है। फर्क ये होता है यूनियन टेरिटरी पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इन्हें स्टेट जैसा कोई अलग से पावर नहीं दिया जाता है, इसीलिए इनको अलग से फिर मेंशन किया गया है यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। अब देखिए तीसरे लेवल की भी गवर्नमेंट होती है, तो ये 2 लेवल की गवर्नमेंट हो गई, एक यूनियन एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो पार्ट है ना, पार्ट 9 में ए और बी ये अमेंडमेंट के थ्रू बने हैं। 73 और 74 यहाँ अमेंडमेंट है, ये 73 है, ये 74 अमेंडमेंट है, ठीक है। तो इन अमेंडमेंट के थ्रू इनको बनाया गया है। तो ये जो हैं पंचायत को बताती हैं। पंचायत का मतलब ये है कि जैसे स्टेट है, स्टेट को फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर जो है नीचे जो है अप टू विलेज लेवल तक या विलेज पंचायत तक उसे डिवाइड किया गया है। तो जो 3rd लेवल की गवर्नमेंट होती है उसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पंचायत, विलेज